बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बेटा हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन पढ़ लिया है, सेल वॉल जो है वो प्रीवियस लेक्चर में पढ़ लिया था। तो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे साइटोप्लाज्म, यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर अब जो चीज़ें हैं उनको पढ़ेंगे। सबसे पहले हम साइटोप्लाज्म को पढ़ेंगे, जो कि सेल का ग्राउंड सब्सटेंस है। सेल के अंदर जो है फ्लूइड लाइक मटेरियल जो है, और उसके बाद वन बाय वन हम ऑर्गेनेल्स जो हैं इसके, या जितनी भी ऑर्गेनेल्स जो हैं इनको डिस्कस करेंगे। तो साइटोप्लाज्म जो है हमारे पास न्यूक्लियस से लेकर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के दरमियान जितने का जितना मटेरियल है, यानी जितना भी मटेरियल हमारे पास न्यूक्लियस और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के दरमियान है, इसे मैं कहूंगा कि ये मेरे पास साइटोप्लाज्म है। साइटोप्लाज्म जो है हमारे पास, अगर इसमें से ये तमाम की तमाम ऑर्गेनेल्स को निकाल दिया जाए, तो इन ऑर्गेनेल्स के निकलने के बाद जो हमारे पास चीज बचेगी उसे हम कहेंगे ये हमारे पास साइटोसोल्स है। सेल ऑर्गेनेल्स को निकाल दें अगर, तो जो बाकी चीज बचेगी, एक्वस मटेरियल जो हमारे पास बचेगा, वो मैं कहूंगा वो साइटोसोल है। तो साइटोप्लाज्म के अंदर ऑर्गेनेल्स तो मौजूद है, इसके अलावा इसमें मॉलिक्यूल्स भी हैं, आयंस भी हैं, और इसके अलावा वेस्ट मटेरियल भी हैं, इनऑर्गेनिक साल्ट्स भी हैं। ये तमाम की तमाम चीजें जो है साइटोप्लाज्म के अंदर मौजूद हैं। तो साइटोसोल जो है इसमें 90% जो है पानी होता है, यानी 90% मटीरियल जो है वो एक्वस मटीरियल है। तो हम जानते हैं कि सेल या तमाम के तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है इनके अंदर तकरीबन 70% राउंड अबाउट वाटर जो है मौजूद होता है। तो सेल जो है इसके साइटोसोल के अंदर 90% वाटर है, और वाटर के अलावा जो इनऑर्गेनिक साल्ट्स हैं, उसके अलावा मेटाबॉलिक वेस्ट हैं, आयंस हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं इसके अंदर मौजूद हैं। तो इस वजह से साइटोसोल जो है आगे फर्दर डिवाइडेड है ट्रू सॉल्यूशन में और कोलाइडल सॉल्यूशन में। अब इस चीज को जरा ध्यान से देखिएगा। ट्रू सॉल्यूशन जो है ये हमारे पास सॉल्यूशन है, यानी कि साइटोसोल के अंदर स्मॉल मॉलिक्यूल्स और आयंस मौजूद होते हैं, क्योंकि ये टोटली सोलुबल हो जाते हैं हमारे पास साइटोसोल में, तो हम कहते हैं कि ये हमारे पास ट्रू सॉल्यूशन है। लेकिन लार्ज मॉलिक्यूल जो हैं वो इस तरह से इजीली सोलुबल नहीं होते, उसके अलावा कुछ वेस्ट हैं, जिसकी वजह से हमारे पास कोलाइडल सॉल्यूशन बनता है। तो कोलाइडल सॉल्यूशन आगे फर्दर डिवाइडेड है हमारे पास दो हिस्सों में, एक को हम कहते हैं सोल और दूसरे को हम कह देते हैं जेल। तो इनमें लार्ज मॉलिक्यूल जो हैं जैसे प्रोटीन हो गई, ठीक है, और इसके अलावा बहुत सारे वेस्ट भी और दूसरे मॉलिक्यूल्स भी जो हैं इसके अंदर मौजूद हैं। ग्लूकोज हो गया, ग्लाइकोजन हो गया, इस तरह की चीज़ें जो है मौजूद हैं। तो उसकी वजह से जो सोल्यूशन बनता है उसे हम कहते हैं कोलाइडल सोल्यूशन। अब कोलाइडल सोल्यूशन जो है ये दो किस्म का है, सोल और जेल। सोल वो सोल्यूशन है जो कि इतना ज्यादा गाढ़ा नहीं होता। तो सेल के अंदर वाली साइड पे जो आपको हल्के रेड कलर में लाइंस जो है दिखाई दे रही हैं, या ये जो फीलिंग जो है हल्के रेड कलर में दिखाई दे रही है, तो इसका मतलब ही ये है कि ये हमारे पास इतना गाढ़ा मटेरियल नहीं है, नॉन विस्कस है या लेस विस्कस है। तो इस मटेरियल को हम कहेंगे ये हमारे पास सोल है, जो कि हमारे पास नॉन विस्कस है, नॉन विस्कस या लेस विस्कस है। लेकिन अगर आप इसकी पेरिफेरीज को देखें तो यहाँ पे डार्क रेड कलर से लाइनिंग की गई है या इसकी फिलिंग की गई है, तो इसका मतलब यहाँ पे जो है हमारे पास साइटोसोल वो बहुत गाढ़ा है, काफी ज्यादा गाढ़ा है, यानी जेल लाइक है। तो इसलिए जो हमारे पास पेरिफेरी पे चीज मौजूद है साइटोसोल की, उसे हम कहेंगे कि ये हमारे पास जेल है। तो ये चंद डिविजन थी हमारे पास साइटोसोल की, के साइटोसोल ऐसे फर्दर डिवाइडेड है। तो अब अगर फंक्शंस को देखा जाए साइटोप्लाज्म के, तो साइटोप्लाज्म हमारे पास हमें ग्राउंड मटेरियल प्रोवाइड कर रहा है इन ऑर्गेनेल्स के लिए कि ये यहाँ पे रहें, केमिकल रिएक्शंस के लिए, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स के लिए, और बहुत सारे मेटाबॉलिक वेस्ट के लिए हमें ग्राउंड सब्सटेंस प्रोवाइड कर रहा है। अब ग्राउंड सब्सटेंस से क्या मुराद है? ग्राउंड सब्सटेंस से मुराद
इस तरह से है कि अगर आप किसी प्लेग्राउंड में जाएं तो वहां पे मैदान के अंदर या ग्राउंड के ऊपर जो है प्लेयर मौजूद हैं और प्लेयर खेल रहे हैं, तो वो जो हमारे पास ग्राउंड है वो फर्ज करें साइटोप्लाज्म है, जो प्लेयर हैं वो हमारे पास ऑर्गेनेल्स हैं, उसके अलावा मॉलिक्यूल्स हैं। तो इस वजह से साइटोप्लाज्म हमें प्रोवाइड कर रहा है ग्राउंड सब्सटेंस जिसके ऊपर हमारे पास ऑर्गेनेल्स मौजूद हैं। तो ऑर्गेनेल जो है इनके लिए साइट प्रोवाइड कर रहा है, साइट फॉर ऑर्गेनेल्स, इनके लिए साइट प्रोवाइड कर रहा है कि यहाँ पे रहें और अपना फंक्शन परफॉर्म करें। उसके अलावा ये साइट है फॉर केमिकल रिएक्शंस के लिए, तो जितने भी मेटाबॉलिक रिएक्शंस हो रहे हैं हमारे पास, इनके लिए ये जगह प्रोवाइड कर रहा है कि वो यहाँ पे हों। जैसे ग्लूकोज जो है वो टूटता है सेलुलर रेस्पिरेशन के दरमियान, तो ग्लूकोज टूट के दो पायरुविक एसिड के या पायरुवेट के अंदर तब्दील हो जाता है। दो पायरुवेट के मॉलिक्यूल्स या हम कह सकते हैं पायरुविक एसिड्स के मॉलिक्यूल में तब्दील हो जाता है और फिर फर्दर पायरुविक एसिड प्रोसीड करता है और माइटोकॉन्ड्रिया की तरफ जाता है। तो ये जो प्रोसेस है जिसमें ग्लूकोज टूट गया हमारे पास, ये सेलुलर रेस्पिरेशन का पहला स्टेप है जो कि साइटोप्लाज्म के अंदर होता है। तो इसके नतीजे में हमें कुछ एटीपीज भी मिलती हैं। उसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया जो है इसने एटीपी बनाना आता है, तो एडीपी को जोड़ेगा फास्फेट आयन के साथ। तो ये एडीपी और फास्फेट आयन भी हमारे पास कहाँ पे है, साइटोप्लाज्म के अंदर है, तो वो साइटोप्लाज्म से इन आयंस को पिकअप कर लेगा। तो ये हमारे पास साइटोप्लाज्म का थोड़ा सा था कि वो रिएक्शन में कैसे हेल्प करता है। तो ग्लाइकोजन हम सब जानते हैं कि सेल के अंदर ग्लाइकोजन भी स्टोर होता है, यानी ग्लूकोज की लंबी सी चेन है तो ग्लाइकोजन है। तो ग्लाइकोजन को तोड़ना यानी ग्लाइकोजिनोलाइसिस जो है हमारे पास, वो भी किसके अंदर हो रही है, साइटोप्लाज्म के अंदर, और नया ग्लूकोज बनना, ठीक है, ग्लूकोनियोजेनेसिस जो है वो भी किसके अंदर हो रही है, हमारे पास साइटोप्लाज्म के अंदर। तो बेसिकली बताने का मकसद ये है कि काफी ज्यादा रिएक्शन जो है हमारे पास साइटोप्लाज्म के अंदर हो रहे हैं। उसके अलावा अगर हमने एक ऑर्गेनेली को, जो ऑर्गेनेलिज मूव कर सकती हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया हमारे पास, राइबोसोम हो गया, तो इन ऑर्गेनेलिज की मूवमेंट के लिए जाहिर सी बात है ये ऐसे तो उठ के वहां पे चली नहीं जाएंगी, इनके पास पाँव तो नहीं है। क्या करते हैं कि माइक्रोफिलामेंट वेव्स प्रोड्यूस करते हैं, स्ट्रीमिंग प्रोड्यूस करते हैं साइटोप्लाज्म में, साइटोप्लाज्म की मूवमेंट करते हैं इस साइकिल में। तो चूंकि स्ट्रीमिंग हो रही है हमारे पास साइटोप्लाज्म की, स्ट्रीमिंग ऑफ साइटोप्लाज्म, तो इसी की वजह से ऑर्गेनेलिज भी मूव करेंगी। तो ऑर्गेनेलिज को एक जगह से दूसरी जगह सेल के अंदर जो है मूव करवाना, वो भी किसका काम है, साइटोप्लाज्म का। और इसको हम कहते हैं स्ट्रीमिंग ऑफ साइटोप्लाज्म और साइक्लोसिस। तो ये हमारे पास फंक्शन थे साइटोप्लाज्म के। अब हम देखते हैं हमारे पास पहली ऑर्गेनेली जो आपकी बुक पे दी है, वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमारे पास मेम्ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर है, जैसे मेम्ब्रेन हमारे पास होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सिमिलरली उसी तरह की तमाम सेल के अंदर जो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली हैं उनकी भी मेम्ब्रेन वैसे ही होगी। तो ये हमारे पास मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली है जो कि बिल्कुल कनेक्ट है न्यूक्लियस के साथ। तो आप देख सकते हैं न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मेम्ब्रेन आपस में दोनों अटैच हुई पड़ी हैं, तो दोनों मेम्ब्रेन हमारे पास आपस में अटैच हैं। तो जब राइबोसोम हमारे पास बनते हैं न्यूक्लियस के अंदर, तो राइबोसोम ये बाहर जब आते हैं तो ये अटैच हो जाते हैं, कुछ तो हमारे पास न्यूक्लियस के साथ अटैच हो जाएंगे और कुछ इस ऑर्गेनेल के साथ अटैच हो जाएंगे, जिसे हम कह रहे हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अगर इसकी शेप की तरफ देखें तो ये हमारे पास फ्लैटेंड शीट्स की शक्ल में भी है और उसके अलावा ट्यूब्यूलर फॉर्म में भी है हमारे पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है फर्दर हमारे पास डिवाइडेड है, फर्दर डिवाइडेड है। तो मैंने बताया कि जो राइबोसोम बनेंगे न्यूक्लियस के अंदर वो अटैच हो जाते हैं हमारे पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर जाके। तो इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को जिसके ऊपर राइबोसोम अटैच है वो स्मूथ नहीं रहा, रफ हो गया है, तो इसको मैं कहूंगा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और जिसकी मेम्ब्रेन के ऊपर कोई चीज अटैच नहीं है या राइबोसोम अटैच नहीं है, उसे मैं कहूंगा ये मेरे पास स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का क्या काम है कि ये हमारे पास प्रोटीन की सिंथेसिस में हेल्प करता है, क्योंकि राइबोसोम इसके साथ अटैच है। तो पहला काम इसका ये है कि ये साइड प्रोवाइड करता है फॉर द अटैचमेंट ऑफ राइबोसोम, साइड फॉर राइबोसोम्स अटैचमेंट।
और इसके अलावा प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प कर रहा है। प्रोटीन सिंथेसिस के अलावा अगर कोई प्रोटीन है जिसमें मॉडिफिकेशन करनी है, जैसे ग्लाइकोप्रोटीन हमने देखा था कि प्रोटीन के साथ कार्बोहाइड्रेट का मॉलिक्यूल अटैच था, जब हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन पढ़ा था तब मैंने इसको डिस्कस किया था। तो यही जो ग्लाइकोप्रोटीन है, यानी प्रोटीन के साथ कार्बोहाइड्रेट अटैच होना, ये भी किसके अंदर होगा? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास। तो ये मॉडिफिकेशन भी करता है हमारे पास प्रोटीन्स की। तो अगर तो वो प्रोटीन रेडी है तो ये भेज देगा उसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ, और अगर वो भी रेडी नहीं है, उसमें फर्दर मॉडिफिकेशन होनी है, तो ये इसको भेज देगा इस अपरेटस के पास जिसे हम कहते हैं गोल्जी कॉम्प्लेक्स। इस ऑर्गेनेल्स के पास भेजेगा जो इसको फर्दर मॉडिफाई करेगा। बहरहाल वो बात की बहस है हमारे पास। उसके अलावा अगर हम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को देखें तो इसका क्या काम है? क्योंकि इसके साथ राइबोसोम तो कोई अटैच नहीं है, तो प्रोटीन की सिंथेसिस नहीं करेगा, उसमें इन्वॉल्वमेंट ये नहीं कर रहा। उसके अलावा इसका काम ये है कि ये मेटाबॉलिज्म करता है लिपिड्स की, यानी लिपिड्स को बनाता भी है और तोड़ता भी है। उसके अलावा इसका ये काम है कि ये डिटॉक्सिफिकेशन करता है। जैसे कि किसी ने शराब पी है तो वो एक टॉक्सिक मटेरियल है, तो उस शराब को लेस हार्मफुल करने के लिए पहले सबसे वो किसके पास जाएगी? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास। और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम उसको तोड़ेगा और उसको लेस टॉक्सिक करेगा। तो इसीलिए आपने सुना होगा कि जो लोग शराब पीते हैं उनके जिगर जल्दी से खराब हो जाते हैं। तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिगर के अंदर बहुत ज्यादा आता है, लीवर के अंदर बहुत ज्यादा आता है। तो जो शराब पीता है, क्योंकि अब उसने ज्यादा शराब पी है, ज्यादा उसकी अमाउंट ले रहा है, तो जाहिर सी बात है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है ये भी अपना काम ज्यादा करेगा, जिसकी वजह से ये वर्क आउट हो जाएगा अपना काम करना, यानी कि डी नेचर हम कह सकते हैं, या बहुत ऑर्गेनेली जो ज्यादा काम कर रही है वो खराब हो जाएगी, जिसकी वजह से ऑटोमेटिकली लीवर भी खराब हो जाएगा। तो डिटॉक्सिफिकेशन भी जो है किसका काम है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। उसके अलावा कैल्शियम को भी स्टोर करता है। अब कैल्शियम को स्टोर कर रहा है तो मसल की कॉन्ट्रैक्शन जो है हमारे पास, मसल कॉन्ट्रैक्शन, उसमें कैल्शियम का बहुत रोल है। नर्व इम्पल्स जो है उसकी ट्रांसफर में कैल्शियम का बहुत रोल है। जो न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होते हैं न्यूरॉन से, उनके रिलीज होने के लिए कैल्शियम का रोल बहुत अहम है। तो ये हमारे पास रफ एंडोप्लाज्मिक और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में फर्क आ गया। तो अब हम ओवरऑल इनको एक दफा देख लेते हैं। तो अब जितना भी मटेरियल है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, उसको कवर किया हुआ है एक मेम्ब्रेन ने, जिसको हम कहते हैं ये हमारे पास सिस्टर्नी है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मेम्ब्रेन जो है, इनको हम कह रहे हैं ये हमारे पास सिस्टर्नी है। और अगर कोई चीज हमने अंदर से, यानी सेल के अंदर से बाहर से क्रिएट करनी है, जैसे कुछ सेल्स होते हैं जो ग्लैंडुलर सेल्स होते हैं, यानी सक्रीशन करते हैं, जैसे हमारे मुंह में सलाइवा है तो वो ग्लैंडुलर सेल्स हैं, सलाइवरी ग्लैंड जो हैं, तो वो सक्रीशन भी किसके थ्रू होगी? क्योंकि ये अटैच है न्यूक्लियस से लेके प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक। तो ये क्या करता है कि यहाँ से वेजिकल को बाहर सेल की तरफ रिलीज भी कर देगा। किन सेल्स में? ग्लैंडुलर सेल्स में। तो ये हमारे पास था साइटोप्लाज्म और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो इसे अच्छी तरह से पढ़िएगा। उम्मीद है लेक्चर अच्छा लगा होगा। अच्छी उम्मीदों के साथ इजाजत लेता हूँ। अल्लाह।